बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यू आर वेलकम टू योर सॉल्यूशंस। ये है जी लेक्चर नंबर 15 एंड 16 इंशाल्लाह, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था पिछले लेक्चर्स के साथ। हम सॉरी फॉर द गैप। एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा बिजी हो गई थी। कल मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और तब मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग मेरे लेक्चर्स को सुन के तो कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। आपकी स्टडी बेटर हो रही है और आप लोगों के कमेंट्स इस तरह के थे दैट यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब मैंने सोचा दैट आई शुड कंप्लीट द सीरीज एज सून एज पॉसिबल, सो आई एम हियर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बाय द वे। इसके अंदर हमें ये बात करनी है कि आपने जो स्पीच करनी होती है, उस स्पीच के जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, उन तीनों को आपने इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, जब बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन की, सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन करना या फिर आप ये कह लो कि इंट्रोड्यूस करवाना या स्टेज पे जाना, उससे पहले आपने एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज की होती है। आपने अपना टॉपिक डिसाइड किया होता है, फिर आपने अपना थीसिस डिजाइन किया होता है, फिर आपने पूरा उसको फॉर्मुलेट किया होता है, फिर आपने डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ग्रैब की होती है एंड सो ऑन। आपने एक बहुत ज्यादा काम किया होता है उसके पीछे। सो आपको पता होता है कि भाई जो डिलीवर करना है ना, लेक्चर डिलीवर करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या करते हैं जी, अ, आप उन चीज़ों को अरेंज करने के मामले में वैसे भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, ठीक है? और आप ये चाह रहे होते हैं कि अब आपने जितना भी इसके ऊपर मेहनत की है, उसको आप प्रॉपर्ली डिलीवर कर सकें। ठीक है जी? तो अब कोई भी स्पीच हो, चाहे वो जितनी भी पुअरली ऑर्गेनाइज़्ड क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल ही उसका कोई हाल खाता ना हो, इसके बावजूद उसके 3 पार्ट ज़रूर होते हैं। उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका कंक्लूजन होता है। सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि जो मेरा टॉपिक है ये है क्या, ठीक है? टॉपिक के अंदर ही आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी डाल देनी होती है इंट्रोड्यूस करवाने के फौरन बाद ही। फिर आपने उसके अंदर ये बताना होता है कि जनाब उसके बारे में थोड़ी-सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है? बॉडी के अंदर। उसके टॉपिक के बारे में जितना भी आपने बोलना है वो उसकी बॉडी में आएगा। फिर जब आपको इंक्लूड करेंगे, लाइक आप उसको किसी न किसी तरह से क्लोज करेंगे ना, तो वो कंक्लूजन हो जाएगी। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन क्या होगा जी? इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीच का। पहला वर्ड जो स्टेज पे ऊपर आप आके बोलते हैं ना, वहां से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन के मामले में बड़ा ही कॉन्शियस होना पड़ता है। पर्सनली मुझे इंट्रोडक्शन जो है ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं मीटिंग्स के अंदर, स्पीचेस के अंदर, डिस्कशंस के अंदर, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है इसके लिए जो टेक्निक्स होती हैं वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। टेक्निक्स मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले तो ये है कि इंट्रोडक्शन के मकसद क्या होते हैं। इसके 4 मकासद होते हैं जो हमने जिसके लिए हम लोग पूरा जो है इंट्रोडक्शन डिजाइन करते हैं। और वो ये होता है कि आपने सबसे पहले तो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी है, उनकी तवज्जो हासिल करनी है। फिर आपने क्या करना होता है जनाब, आपने अपने थीसिस को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर आपने ऑडियंस को अडेप्ट करना होता है और फिर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी ऑडियंस के साथ बनानी होती है, ताकि वो एंड तक आपकी बात को वैल्यू तो दें, मतलब वो आपकी बात को थोड़ा सा वर्थ दें। आप ऑडियंस की टेंशन किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं? आप सबसे पहले क्या करते हैं जी? अच्छा जी, आप अटेंशन इस तरह से ग्रैब करते हैं, उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं आपके पास। टेक्निक्स कौन सी होती हैं जी? आप आते साथ कोई स्टार्टलिंग से स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है? आप कोई स्टोरी सुना के भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? आप कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं, आपका स्टाइल ऑफ डिलीवरी जो है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है? और फिर जनाब आप किसी जोक वगैरह के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, रेफरेंस टू सब्जेक्ट, मौके के साथ, मौके या मुनासिबत के हिसाब से कोई जो चीज़ है उसको रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक के साथ। आप अपना पर्सनल रेफरेंस देके भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे टूल्स हैं और ये बड़े अट्रैक्टिव टूल्स होते हैं। जब आप इनको प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये वाकई बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। स्टार्टलिंग स्टेटमेंट के साथ आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जी? सस्पेंस क्रिएट कर दें, कोई फन का माहौल बना दें आते साथ। फन ये नहीं कि लोग अपनी डिसिप्लिन ही भूल जाएं और आपसे बाद में पूरी डिस्कशन के अंदर वो लोग कंट्रोल ना हो रहे हों, इस तरह वाला फन नहीं करना। आप कोई सस्पेंस क्रिएट कर लें, कोई ह्यूमर, कोई कंफ्लिक्ट, कोई इस तरह की बात कर दें जिसके थ्रू आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहें आते साथ, कैलोरीज कैन किल, बड़ी स्टार्टलिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगी जी? एवरी डे यू आर बीइंग पॉइजन्ड, हर रोज आपको जहर दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये इतनी स्टार्टलिंग स्टेटमेंट होगी, ये ऑडियंस को इनकरेज करेगी, वो आपसे पूछे भाई क्यों, कैसे, वो उनको इनकरेज करेगी कि वो आपकी बात को अटेंशन के साथ सुने। ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक ही है, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसको कहते हैं स्टार्टलिंग स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करना। इसके अलावा आप स्टोरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोरीज जो है, जाहिर है स्टोरीज जो है वो हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, तो हमें ये अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो जब हम स्टोरीज के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करती है।
फॉर एग्जांपल आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो कि चाइल्ड अब्यूज जो है वो सीरियस प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी स्टोरी को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टोरी लिखी है वो काफी अट्रैक्टिव है। जब आप इसको इंग्लिश में खुद रीड करेंगे तो ये ज्यादा इसका अच्छा इंप्रेशन रहेगा। अगर मैं उस तरीके से सुनाऊंगी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं बस गो थ्रू करूंगी। जनाब एक बच्चा है, वो बीमार है, वो रो रहा है, 4 बजे का टाइम है, उसकी मम्मा ऑलरेडी टायर्ड है, वो काफी रातों से सोई नहीं है, उसको वो जगा, मतलब उसका बच्चा बीमार है इसलिए वो सो नहीं सकी है। अब जी वो फिर रो रहा है, सुबह 4 बजे का टाइम है, तो वो डिस्टर्ब होके उठी है, उसको चुप करवा रही है, नहीं चुप कर रहा, तंग आके उसने उसको डांटना शुरू कर दिया, फिर उसको मारना शुरू कर दिया है। और जनाब उन्होंने उसको इस तरह से एंड किया, 30 मिनट्स लेटर द चाइल्ड इज फाइनली परमानेंटली स्टिल, मतलब चाइल्ड की डेथ हो गई है। ये इतना ऑरर स्टार्ट होगा कि यहाँ पे एक साइलेंस हो जाएगी, और आपको भी ये स्टोरी सुनाने के बाद थोड़ा सा पॉज लेना है, जिसमें ऑडियंस जो है उसके ऊपर एक सेंस ऑफ फियर बना रहे। और उसके बाद आप अगर अपना थीसिस इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना इस तरह से, पूरी स्टोरी सुनाने के बाद, चाइल्ड अब्यूज जो है वो बहुत ही सीरियस इशू है, तो उस वक्त उस चीज का इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तीसरी टेक्निक क्या होती है जी, आप कोई रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ लें। लाइक आप क्वेश्चन पूछे कि जनाब व्हाट द प्राइम कॉज ऑफ डिवोर्स इज, आपको क्या लगता है कि डिवोर्स की बेसिक रीजन क्या है? डेफिनेटली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर, आपको आंसर नहीं चाहिए होता है, आप सिर्फ लोगों को इंकरेज कर रहे होते हैं कि सारी की सारी पब्लिक किसी एक पॉइंट पर सोचे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आप पूछते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आंसर दे भी तो जाहिर है आप उसके ऊपर बड़ा सॉफ्ट सा रिएक्शन करेंगे, चाहे वो आंसर जितना भी फजूल दे रहे हो, क्योंकि आपने तो सिर्फ पूरी पब्लिक को एक ही पॉइंट के ऊपर सोचने पे मजबूर करना था। आप कोई कोटेशन उठा के उस कोटेशन को कोट कर सकते हैं। कोटेशन को चूज करते वक्त आपने एक चीज बहुत ज्यादा जो ख्याल रखना होता है, वो ये होता है कि जो आपकी कोटेशन है वो पूरी ऑडियंस के ऊपर या तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लीव करे या फिर एक न्यूट्रल। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है किसी भी तरह से नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया। फिर आपका जो स्टाइल ऑफ डिलीवरी है वो बहुत मैटर करता है। अगर कोई सैड टॉपिक है, लेट से आप एंटर हो, जब आप एंटर हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई पीछे बैंड बाजा ना बज रहा हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाइट हो, ठीक है, और जो रूम की लाइट्स वगैरह हैं वो बहुत डिम सी हों, लाइट से कलर्स की हों। फिर इस तरह से हो कि जब आप एंट्री आप करें तो आपकी ड्रेसिंग और ये सब कुछ, और फिर आपके बॉडी जेस्चर्स, और फिर आप बहुत ही लो पेस के अंदर जब बात करेंगे तो वो पूरा एक माहौल लगना चाहिए कि कोई सैड टॉपिक डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है जी, उसके अलावा ज़्यादातर लोग वैसे इस चीज़ को पसंद करते हैं, इस टेक्निक को, कि आप जब स्टार्ट करें तो आप किसी जोक वगैरह के साथ स्टार्ट करें। जोक से स्टार्ट करने का मतलब, जैसे मैंने पहले कहा, ये नहीं है कि आप इस तरह का कोई ह्यूमर क्रैक कर दें कि बाद में पूरी ऑडियंस को आप जब कंट्रोल भी करना चाहें तो वो तवज्जो वाली बात ही हट जाए और आप उन्हें कंट्रोल ना कर सकते हो। जोक आपने सिर्फ इसलिए क्रैक करना है अगर अगर आपका टॉपिक जो है वो इस तरह का है, अगर मौके और मुनासिबत के हिसाब से आप उसको जोक को क्रैक करने के बाद उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सैड टॉपिक है तो आप पहले जोक क्रैक करेंगे तो जाहिर है कि पूरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी बात की। ठीक है, फिर क्या है जी, आप रेफरेंस के साथ, मतलब आप मौके के हिसाब से रेफरेंस देके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी खास ओकेजन की तरफ आप पॉइंट करके जब स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ भी ज़हन में रहेगी, लोगों के ज़्यादा देर तक ज़हन में रहेगी। ठीक हो गया। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड अ स्पीकर रेफर टू द ओकेजन एज एन अटेंशन गेटर। अच्छा, अगर एक कोई स्टेटमेंट इस तरह से कहे, इट्स नाइस टू बी हियर इन लाहौर ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम के अंदर अगर कोई एंटर हो रहा है यहाँ, स्प्रिंग टाइम के अंदर अगर कोई लाहौर में जाता है तो वो उसको बड़ा एंजॉय करेगा। अब स्प्रिंग टाइम की तरफ पॉइंट किया गया तो इसलिए ये चीज जहन में रहेगी। ठीक हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं जनाब, ये सारी जो है ये हमारी टेक्निक्स डिस्कस हो चुकी हैं। इसके बाद आप अपने थीसिस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मतलब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, आप चाइल्ड वाली वो स्टोरी पूरी सुना के उसके बाद जब आप अपना थीसिस इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना तो ये बड़ा देर का इम्पैक्ट होगा। कोई जो क्रैक करे उसके बाद थीसिस इंट्रोड्यूस करवाएं। मतलब पहले आप जो है वो थोड़ा सा अपना टूल यूज करके तो साथ ही आप अपना इंट्रोड्यूस करवा दें थीसिस। ठीक हो गया। फिर क्या है जी, आपने ऑडियंस को अडेप्ट करना है। अटेंशन गेटिंग जो आपकी डिवाइस है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो बहुत मेमोरेबल होनी चाहिए। आपने अपने जहन में रखना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर वो मतलब टीन एजर्स हैं तो आप उनको किस तरह की डिवाइस यूज करेंगे, या किस तरह की आप कह लें कि आप एनिमेशन अगर क्रिएट कर रहे हैं या स्लाइड्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस तरह की होनी चाहिए। मतलब आपने ऑडियंस को ध्यान में रख के अपनी डिवाइस और ये सारा बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्ट करना होता है। फिर जी आपने रेपर्ट अपनी जो है वो इस्टेब्लिश करनी है, अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है। आपने जब इंट्रोडक्शन देना है ना तो ये पहले जो मोमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो मोमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप
आपकी ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि आगे वो आपको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ठीक हो गया? वैसे इन टेक्निक्स का जब आपको नहीं पता होता, तब आप उतनी टेंशन नहीं ग्रैब कर सकते। अगर आप वाक़ई इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आप हैरान हो जाएँगे कि इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं।